हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर थर्ड टॉपिक वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। कहते हैं इंडिया में वैदिक पीरियड के समय जो पूरा समाज था उसे 4 वर्णों के अंदर विभाजित किया गया था। उस समय जो था जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। उस समय 4 वर्णों के अंदर पूरे समाज को डिवाइड किया गया था, जिसमें ब्राह्मण की स्थिति सबसे हाई थी। उसके बाद में क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और सबसे निम्न जो स्तर था वो शूद्रों का माना जाता था। आज हम इस वीडियो के अंदर वर्ण व्यवस्था को विस्तार में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए-नेट सोशियोलॉजी और आरएएससी के साथ साथ सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वी डिस्कस इन डिटेल वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? भारतीय समाजशास्त्री श्री पी.वी. काने की दृष्टि में वर्ण शब्द का प्रयोग प्रारंभिक काल में आर्यों, जो आर्य लोग थे उन्हें गौर वर्ण का माना जाता था, उन्हें गोरे लोग माना जाता था, तथा दास जो थे उस समय वो श्याम वर्ण के रंग भेद से लिए हुआ है। उस समय क्या था, जो गोरे लोग थे काले लोगों के ऊपर हुकूमत चलाते थे, वो उनसे काम करवाते थे और ये जो वर्गीकरण था वो रंग के आधार पर किया गया था। परंतु धीरे धीरे यह शब्द अपने आप में गुण कर्म के आधार पर बने 4 समूहों को परिभाषित करने लगा और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपने गुणों के आधार पर और अपने ऑक्यूपेशन, अपने काम के आधार पर जो था पूरे के पूरा जो समाज था 4 भागों के अंदर, 4 समूहों के अंदर बांट दिया गया। उसके बाद गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही गुण तथा कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कहते भी गुणों के आधार पर और काम के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर ही मैंने पूरे समाज के अंदर जो 4 वर्ण हैं उनकी रचना की है। उसके बाद में वर्ग व्यवस्था जो है हिंदू सामाजिक स्त्रीकरण का मूलाधार है। जो इंडिया के अंदर या हम कहते हैं हिंदू समाज के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है, उसका मेन आधार जो है वर्ग व्यवस्था है, जिसे समय समय पर वर्ण करने, रंग भेद, प्रजातीय भेद तथा वृत्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वर्ण शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है अलग अलग जो अर्थ इससे लिए जाते हैं, जैसे रंग, आवरण अथवा वस्त्र के अर्थ में अथवा गुण तथा मनोवृत्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो वर्ण शब्द है उसके अलग अलग मीनिंग जो हैं वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। जो वर्ण व्यवस्था है मेनली इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए निम्न आधार स्वीकृत किए। जो वर्ण व्यवस्था है उसको स्वीकृति देने के लिए 9 प्रकार के जो व्यू है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले भेद की बात कहते हैं, भी लोगों के बीच में भेद किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो भी हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं। जो स्मृतियां हैं वो भी बताती हैं भी इंडिया के अंदर वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। उपनिषद जो हैं वो भी यही हमें बताते हैं, वर्ण व्यवस्था उसमें समाज में पाई जाती थी। महाभारत के अंदर भी ये हम देखते हैं। जैसे कर्ण था, कर्ण मेनली जो पुत्र तो कुंती का था, परंतु उसे पाला किसने था? एक शूद्र ने पाला था, तो वो बोलते हैं शूद्र पुत्र, इस प्रकार के शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम उससे भी गैस लगा सकते हैं भी महाभारत के समय में भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। जो भागवत गीता है उसके अंदर भी इसके बारे में वर्णन किया गया है, रामायण के अंदर भी किया गया है। मैक्रिंडल ये हैं, इन्होंने भी बताया, और बील जो हैं इन्होंने भी जो भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि भारत के अंदर वैदिक पीरियड के अंदर 4 वर्ण पाए जाते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अंतर्गत ब्रह्मा के मुख में ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र का उदय हुआ है। जो ऋग्वेद है हमारा जो प्रथम प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है, उसके अंदर जो पुरुष सूक्त
एक सूक्त है उसके अंदर बताया गया है जो ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है और मुख से उनके ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जांघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्रों की जो है उत्पत्ति हुई है। ये ऋग्वेद में लिखा गया है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण भू से, क्षत्रिय भुवः से तथा वैश्य स्वाहा से गायत्री मंत्र का जाप करें। जो ब्राह्मण जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर बताया गया है कि जो गायत्री मंत्र का जाप करना है, ब्राह्मण जो शब्द में यूज़ करेंगे भू से वो करेंगे, जो क्षत्रिय भूह से करेंगे और वैश्य जो है स्वह लगाकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो इससे भी हमें पता लगता है कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो भी बताता है उस समय में वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा वशिष्ठ ने अपनी स्मृतियों में 4 वर्णों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति के अंदर, याज्ञवल्क्य के अंदर तथा वशिष्ठ जो ऋषि हुए इन्होंने भी अपनी स्मृतियों के अंदर लिखा है कि 4 वर्ण जो इंडिया के अंदर पाए जाते थे। जो ये एक उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद जो है, ये 2 उपनिषद हुए हैं में भी 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है तथा शेष सभी उपनिषद वर्ण व्यवस्था के संबंध में मौन है। बाकी उपनिषदों के अंदर इसके बारे में नहीं बताया गया। बृहदारण्यक में और छांदोग्य जो 2 उपनिषद है इनके अंदर ही भारत के अंदर वैदिक पीरियड के अंदर वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, ये उल्लेख किया गया है। उसके बाद में महाभारत का शांति पर्व वर्ण व्यवस्था के संबंध में तत्कालीन सामाजिक विचारों के अवगत कराता है। जो महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर भी वर्ण व्यवस्था से संबंधित व्यू है मिलते हैं। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था के मूल आधार। इसके मूल आधार क्या थे? श्री के.एम. पणिक्कर ने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कर्म के आधार का ही समर्थन किया है। जो के.एम. पणिक्कर हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी कर्म के आधार पर ही जो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि वर्ण यदि जन्म पर आधारित होते तो विभिन्न वर्णों के व्यवसाय परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण के लिए ब्राह्मण भी शास्त्र विद्या में पारंगत हुए, जैसे कि द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो भी ब्राह्मण जो विद्या थी उसमें पारंगत हुए थे। उसे डॉक्टर जी.एस. गुरिये, इंडिया के जो सोशोलॉजी के फादर माने जाते हैं, ने कहा है कि कर्म को ही वर्ण का आधार, इन्होंने भी कर्म को ही वर्ण का आधार माना है। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मत है यह व्यवस्था आनुवंशिकता तथा कर्म युक्त क्षमताओं को समान महत्व देती है। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए हैं इन्होंने कहा है भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार आनुवंशिकता भी है और कर्म भी, दोनों को ही इन्होंने इसका आधार माना है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। निश्चित आधार नहीं, इसका कोई निश्चित आधार नहीं था। उसके बाद शक्ति का निश्चित बंटवारा। वर्ण व्यवस्था के जो सिस्टम था उसकी ये एक विशेषता थी कि काम के अकॉर्डिंग, शक्ति के अकॉर्डिंग जो है लोगों को, वर्गों को डिवाइड किया गया था। स्त्रीकरण, समाज के अंदर जो स्त्रीकरण पाया जाता था वो भी वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता है। कौन ऊंची जाति का है, कौन निम्न है, कौन मध्य के अंदर आएगा, तो ये सारे का सारा सिस्टम भी हम वर्ण व्यवस्था के द्वारा समझ सकते हैं। उसके व्यावसायिक आनुवंशिकता, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जो बाद में जितने भी काम थे, व्यवसाय थे, उन्हें किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है पढ़ाई से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित काम करेंगे। क्षत्रिय जो है बहादुरी वाले काम करेंगे। उसके बाद में जो वैश्य हैं, वैश्य के अंदर जो छोटे काम आते हैं, कुम्हार, लुहार, इनको इसके अंदर शामिल किया गया। और जो शूद्र थे उन्हें दासों से संबंधित, नौकरों का काम इससे संबंधित माना जाता था। उसके वैवाहिक सीमाएं, वैवाहिक सीमाएं भी वर्ण व्यवस्था जो है लागू करती है। उसके आधार पर जो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण के अंदर ही शादी करेगा, उससे बाहर वो शादी नहीं कर सकता। उसके बाद धार्मिक निषेध थे। धार्मिक निषेध के आधार पर जो शूद्रों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, वो ब्राह्मणों के सामने सीधे के सीधे
खड़े होके बात नहीं कर सकते थे। मतलब उस टाइम क्या था, धर्म से संबंधित कुछ सीमाओं को, कुछ निषेधों को लागू किया गया था। कौन पूजा पाठ कर सकता है, कौन माला जप सकता है, कौन मंदिर में जा सकता है, इस प्रकार के जो विधि विधान है वर्ण व्यवस्था के आधार पर नियमित किए गए थे। श्रम विभाजन का भी आधार बना दिया गया था, कौन कितना काम करेगा, किसके लिए कौन सा काम बना है। उसके बाद लचीली व्यवस्था, इसके अंदर जो लचीली व्यवस्था थी वो भी पाई जाती है। ये लचीली व्यवस्था सिर्फ उच्च जातियों के लिए थी कि ब्राह्मण जो है अपने से नीची सभी जातियों के अंदर शादी कर सकता है। क्षत्रिय है अपने से नीचे जितनी भी जातियां उनमें शादी कर सकता है। पर नीचे जो वर्ण व्यवस्था है, नीचे से ऊपर की तरफ आना असंभव है, परंतु ऊपर से नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। ये वैदिक पीरियड की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर ये बताया गया था। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। ये कुछ कंसेप्ट थे इस वर्ण व्यवस्था से संबंधित, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।